नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, ये क्लास हम रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन पिछली क्लास में कुछ दिक्कत आ गई थी, ये वापस तो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो टॉपिक है, इसका नाम क्या है? पशुओं में अंतः और बाह्य परजीवी रोग। अंतः परजीवी रोग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और बाह्य परजीवी रोग कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। तो एक तो बाह्य परजीवी को बारे में पढ़ना है, और बाह्य परजीवी के जो हानिकारक प्रभाव है वो कौन कौन से हैं उसको देखेंगे हम। और पशुओं में बाह्य परजीवी पर कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक अंतः परजीवी कौन कौन से होते हैं, अंतः परजीवियों के जो हानिकारक प्रभाव है वो कौन कौन से पड़ते हैं, और अंतः परजीवियों का नियंत्रण। मतलब इस टॉपिक में एक प्रकार से हम दो सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक तो बाह्य परजीवी और एक अंत परजीवी रोग। तो दोनों टाइप के पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाह्य परजीवी होता क्या है। तो वे जैसे आपने देखा होगा, जो कई पशु होते हैं जिनकी चमड़ी पर कई प्रकार के चीजे वगैरह वो लगे हुए रहते हैं, तो वो बाह्य परजीवी में आते हैं। तो वे परजीवी जो पशु के बाह्य शरीर अर्थात त्वचा पर निवास करते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। और ये परजीवी सामान्यतया या तो पशु की त्वचा के ऊपर मिलेंगे आपको, या जहां पशु की जो पूंछ होती है उस पर देखने को मिलेंगे, या उसका जो गुदा वाला जो पार्ट होता है गुदा के आसपास, या फिर उसकी जो जांग होती है उसके अंदरूनी भागों में खाल से चिपके हुए ये परजीवी आपको देखने को मिलते हैं। और ये परजीवी त्वचा से चिपक कर पशु का जो रक्त है उसको चूसने का काम करते हैं। इससे पशु बहुत कमजोरी महसूस करता है, क्योंकि जब उसका ब्लड है उसको ये परजीवी चूसने लग जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो पशु तो कमजोर होना ही है। और ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: चीचड़े, पिस्सू, जू और मक्खियां। ये होती है चार परजीवी होते हैं जो स्किन पे लगे हुए रहते हैं। और जैसे चीचड़े का जो संक्रमण है वो टिकवरी कहलाता है, और पिस्सू का जो कहलाता है वो मेंज कहलाता है, और जू का क्या कहलाता है? पेडिकुलोसिस। और मक्खियों का क्या कहलाता है? घाव कहलाता है। क्या कहलाता है? घाव कहलाता है। इसी प्रकार जो बाह्य परजीवी के जो हानिकारक प्रभाव है वो कौन कौन से पड़ते हैं इसको जानते हैं। पशुओं में त्वचा की खुजली हो जाती है, जीवाणु संक्रमण के कारण घाव बन जाता है, और जो किलनियों हैं के अधिक संक्रमण के कारण नवजात पशुओं में रक्त की कमी आ जाती है, उनमें बेचैनी होती है, और उनका जो शरीर का वजन है वो भी कम हो जाता है। छोटे नवजात पशुओं में ये दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा जो बाह्य परजीवी पशुओं में विषाणु, जीवाणु और परजीवी जनित रोगों का संचरण भी करते हैं। चाहे विषाणु जनित रोग हो, चाहे जीवाणु जनित रोग हो, या परजीवी जनित रोग हो, इन सब का विद्यार्थियों ये क्या करते हैं? संचरण करते हैं। और इस एक तरफ कुछ बीमारियों का नाम दे रखा है, एक तरफ जो उनका वाहक होता है, बाह्य परजीवी कौन कौन से इसके वाहक होते हैं उसको देखते हैं। जैसे बवे सियोसिस नामक जो बीमारी होती है, जिसको हम लोहन मूतना भी कहते हैं, ये बुफिलस इसका वाहक होता है। और थाइलोरियोसिस का वाहक कौन होता है? हाइलोमा होता है। हाइलोमा नामक एक परजीवी होता है, ये होता है। और ट्रिपेनोसोमोसिस यानी कि सर्रा नामक जो बीमारी होती है का टेबेनस व स्टोमॉक्सिस नामक यानी कि जो मक्खिया है वो इनका वाहक होती है। एनाप्लाज्मोसिस इसका टेबेनस, और स्टोमॉक्सिस मक्खी, और बुफिलस ये इनके वाहक होते हैं। एंथ्रेक्स नामक जो बीमारी है इसका जो वाहक है वो मस्का होता है। कौन होता है? मस्का होता है। और पशुओं में बाह्य परजीवियों पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, इस बिंदु पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे सर्वमान्य विधि है पशु के शरीर पर सीधे सीधे परजीवीनाशी दवाओं का प्रयोग करना। जितने भी परजीवी जो पशु की बॉडी के ऊपर लगे रहते हैं, उनकी स्किन के ऊपर लगे रहते हैं, उनके ऊपर किसका प्रयोग करना? परजीवी नाशक जो दवाइयाँ होती है उनका यूज करना। बाह्य परजीवी से निजात पाने के लिए बाह्य परजीवी नाशक दवाओं को पानी में पिलाकर उससे पशु को नहलाया जाता है या छिड़काव किया जाता है। तो विद्यार्थियों कई बार पानी में उसको जो दवा होती है उसको मिलाकर उसको नहलाने से, उसका छिड़काव करने से वो जो परजीवी होते हैं वो वहां से हट जाते हैं। इसी प्रकार मुख्य बाह्य परजीवी नाशक दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? हालांकि ये दवाइयों से पर्सन बनने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ होती है। जैसे आर्गनोफास्फेट है, इसमें आती है कोमाफास, डायजीनोन, ये सब आती है। दूसरी है सिंथेटिक पायरेथाइड यानी कि साइपर मैथ्रिन और डेल्टा मैथ्रिन, फेनवलेट और फ्लूमेथ्रिन, ये सब आ जाती है।
और एक आती है मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन्स यानी कि आइवरमेक्टिन और डोरामेक्टिन आता है, और फोरमाइड्रस, एमिट्रोज और ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी क्लोजोन्टल, ये इसके अंतर्गत आते हैं। पशुओं को दवा के पानी से नहलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब पशु प्यासा रहता है और आप उसको दवा वाले पानी से नहला रहे हो तो उस पानी को पी लेता है, तो उससे फिर उसको नुकसान पहुंचता है। तो सभी पशुओं को नहलाने से पहले पानी पिला देना चाहिए, मतलब सामान्य जो स्वच्छ पानी आप उसको पिलाते हैं वो पहले उसको वाटर पहले पिला लेना चाहिए उसको, फिर उसके बाद में उसको इन दवाओं वाला जो पानी होता है उससे जब नहलाया जाता है तो उससे पहले उसको पानी पिला लेना चाहिए, ताकि जो पशु होता है वो दवा वाला पानी ना पिए। वर्षा या अधिक ठंड के दिनों में नहीं नहलाना चाहिए किसी पशु को। जब वर्षा ज़्यादा हो रही हो, ठंड का मौसम हो, तो उस समय नहीं नहलाना चाहिए ये दवा वाला पानी से। नहलाने से पहले देख लेना चाहिए कि पशु के शरीर पर कोई घाव तो नहीं है। अगर पशु के शरीर पर कोई घाव होता है तो ऐसी स्थिति में उस पशु को नहीं नहलाना चाहिए। दवाओं का घोल चारा में, दाने में, घास या किसी खाद्य सामग्री पर नहीं पड़ना चाहिए। दवाओं का जो घोल बनाते हैं हम किसी खाद्य सामग्री में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो पशु फिर उस खाद्य सामग्री को खाएगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ये तो होगी बाह्य परजीवी की बात। अब बात करें हम अंत जो परजीवी होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अंत परजीवी वे परजीवी जो पशुओं की आहार नाल या रक्त में या उसके आंतरिक अंगों में जैसे यकृत आदि में निवास करते हैं, उन्हें अंत परजीवी कहते हैं। तो बाह्य परजीवी तो त्वचा पर, पूंछ के आसपास या जांग के अंदरूनी भाग में या फिर गुदा के आसपास रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं। लेकिन अंत परजीवी कहाँ रहते हैं? या तो आहार नाल में मिलते हैं, या रक्त में मिलते हैं, या आंतरिक अंगों में मिलते हैं, या यकृत में मिलते हैं। ये परजीवी मुख्य रूप से अपना पोषण पशु के शरीर से ही प्राप्त करते हैं। हम पशु के शरीर को अत्यधिक कमजोर कर देते हैं। ये जो अंत परजीवी जो होते हैं ये पशु की बॉडी को काफी कमजोर कर देते हैं, ध्यान रखना। अंत परजीवी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पर्णकर्मी होता है, फीताकर्मी होता है और गोलकर्मी। तीनों का नाम याद रखना, पर्णकर्मी, फीताकर्मी और गोलकर्मी। जो पर्णकर्मी अंत परजीवी होते हैं इन्हें ट्रेमोटोड्स भी कहते हैं, और जो फीताकर्मी होते हैं इसे सिस्टोड्स कहते हैं, और गोलकर्मी को क्या कहते हैं? निमेटोड्स कहते हैं। तो गोलकर्मी को निमेटोड्स, फीताकर्मी को सिस्टोड्स, और ट्रेमेटोड्स किसको कहते हैं? पर्णकर्मी को कहते हैं। अब पर्ण एक एक को जान लेते हैं। पर्णकर्मी यानी कि ट्रेमोटोड्स जिसे हम कहते हैं, ये चपटे और पत्ती के परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, पत्ती के आकार के परजीवी होते हैं। इनका मध्यवर्ती होस्ट जलीय घोंगा होता है। इस वर्ग में फेसियोला, लीवर फ्लूक, एम्फी स्टोम और तथा सिस्टोसोम ये होते हैं। सिस्टोसोम को रक्त फ्लूक भी कहते हैं। ये सब होते हैं। अब इनके जो भेद है इनको हम जान लेते हैं। जैसे पर्णकर्मी में 3 आते हैं जो भी आ रहे हैं। कौन कौन से आते हैं? फेसियोला और एम्फीस्टोम और कौन सा आ रहा है? सिस्टोसोम। ये तीनों को तो एक एक को जानते हैं। सबसे पहले आता है फेसियोला। इसे लीवर फ्लूक भी कहा जाता है, और ये रुमंथी जानवरों में हेपेटाइटिस यानी कि यकृत की सूजन उत्पन्न कर देता है। यकृत में क्या कर देता है? ये सूजन उत्पन्न कर देता है। लीवर फ्लूक भी कहते हैं इसको, फेसियोला को। ठीक है, और रुमंथी जानवरों में पाया जाता है। इससे निजात पाने के लिए ट्राइकला बेंडाजोल नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इस फेसियोला नामक अगर आप रोग से बचना चाहते हैं, इस परजीवी से बचना चाहते हैं, तो कौन सी दवा का यूज लेना पड़ता है? ट्राइकला बेंडाजोल का। इसी प्रकार दूसरा इसके अंतर्गत आता है एम्पीस्टोम। एम्पीस्टोम इसे रूमिनल फ्लूक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रूमिनल फ्लूक भी कहते हैं। ये रुमंथी जानवरों में बदबूदार दस्त उत्पन्न करता है। इससे निजात पाने के लिए ऑक्सीक्लोजाइड नामक जो दवा है उसका यूज लिया जाता है। इसी प्रकार तीसरा है इसमें सिस्टोसोम। इसे रक्त फ्लूक भी कहते हैं, और ये गाय में नाक की सीरा में संक्रमण उत्पन्न कर देता है, और इससे निजात पाने के लिए टार्टार एमेटिक या एंटीमोसम नामक दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया विद्यार्थियों एक। अब दूसरा है फीताकर्मी। कौन सा है? फीताकर्मी। तो फीताकर्मी को हम सिस्टोड्स भी कहते हैं। ये परजीवी फीते नुमा होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? फीते नुमा, ये लंबे लंबे होते हैं। और ये परजीवी अधिकांशतः आहार नाल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आहार नाल में पाए जाते हैं। और इन्हीं कर्मियों के लार्वा पशुओं के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं और सिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्ट बनाते हैं। इस वर्ग में मोनिजिया, टीनिया इनको रखा जाता है। मोनिजिया मतलब ये एक रुमंथी जानवर की आंत में
संक्रमण उत्पन्न करता है। इसके संक्रमण से गोबर से पके हुए चावलों जैसे मोनिजिया के लार्वा निकलते हैं। और एक होता है टीनिया, ये सामान्यतः जानवर की कंकालीय तथा हृदय की मांसपेशियों में संक्रमण करता है और भेड़ में इसके संक्रमण से कीड़ नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? कीड़ नामक बीमारी हो जाती है विद्यार्थियों। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा एक तीसरा है गोलकर्मी। कौन सा है? गोलकर्मी है। ये निमोटोड्स भी कहते हैं इसे। ये परजीवी गोल तथा लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? गोल और लंबे होते हैं। और ये परजीवी पशु के विभिन्न अंगों जैसे फेफड़े में, आंत में संक्रमण करते हैं। और इस वर्ग में एस्केरिस, लंगवर्म, स्ट्रोगाइल्स और ट्राइचूरिस आदि परजीवी शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से? जैसे एस्केरिस, ये आंत में संक्रमण करते हैं। एक होता है लंगवर्म, ये इसका वैज्ञानिक नाम मिलता है डिक्टियोकैलस विपीपेरस, और ये निमोनिया उत्पन्न करता है। एक होता है स्ट्रोगाइलस, ये होता है विद्यार्थी मुख्यतः घोड़े में संक्रमण करता है। और एक होता है हिमोनकस, ये रूमंथी जानवरों के अबोमेसम में रक्त चूसने का काम करता है। अंत परजीवियों के हानिकारक जो प्रभाव है उसको देख लेते हैं। कौन कौन सा इनका हानिकारक प्रभाव होता है उसको जानते हैं। अंत परजीवी पशु के शरीर के विभिन्न अंगों में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। ये उत्तकों और रक्त का प्रयोग कर पशुओं में उत्तर, क्षय, एनीमिया, फेफड़ों में होने के कारण न्यूमोनिया, आंखों में होने के कारण अचानक गांठ बनना आदि उत्पन्न करते हैं। अंत परजीवी पशुओं को कमजोर कर देते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता अर्थात दुग्ध उत्पादन क्षमता या प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। और यदि समय रहते इनका उपचार नहीं किया जाए तो पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। ये इनके हानिकारक प्रभाव है। अंत परजीवियों पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? तो अंत परजीवियों को नियंत्रण हेतु अंत परजीवी नाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। अंत परजीवी संक्रमण को रोकने के लिए मध्यवर्ती होस्ट को समाप्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या फिनाइल से बाड़ों जो बाड़े होते हैं पशुओं के, उनका क्या करना चाहिए? सफाई करनी चाहिए। पशुओं को अंत परजीवी से मुक्त रखने के लिए हर 3 महीने में डीवर्मिंग यानी कीड़े मारने की जो दवा होती है उसका उपयोग करना चाहिए। मुख्य अंत परजीवी दवाओं के नाम निम्नलिखित है, जैसे एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, ट्राइक्लोबेंडाजोल है, पिप्राजिन है और प्राजिक्वेटल है। ये सब पाए जाते हैं विद्यार्थी। कुछ नोट डाल के लिखा रखा है, इनका भी हमें पता होना चाहिए कि गर्भवती मादा पशु में कभी भी एल्बेंडाजोल दवा काम में नहीं ली जा, क्योंकि इसके स्थान पर फेनबेंडाजोल दवा उपयोग में ली जाती है। तो गर्भवती जो मादा पशु होती है उसमें एल्बेंडाजोल दवा का यूज नहीं होता, बल्कि किसका यूज होता है? फेनबेंडाजोल का होता है। और अंत परजीवियों विशेषकर पर्णकृमि से होने वाली बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए जल स्रोत में 5 ppm कॉपर सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उनके मध्यवर्ती होस्ट जलीय घोंघे नष्ट हो जाते हैं, इसी बीमारी को फैलाते हैं। इन बिंदुओं के ऊपर ध्यान रखना होता है। दूसरा है परजीवी नाशक दवाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे बाह्यम परजीवी नाशक है, अंत परजीवी नाशक है और बाह्यम अंत परजीवी नाशक होता है। इसमें एमिट्रोज, साइपरमेथ्रिन, गामा बेंजीन, एक्सा क्लोराइड और डेल्टा मैथ्री क्लोजंटल आदि आ जाते हैं। अंत परजीवी नाशक में कौन आते हैं? जैसे एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है और ट्राइक्लाबेंडाजोल है, पिप्राजिन है, ये सब पाए जाते हैं। और बाह्यम और अंत परजीवी नाशक में कौन से आते हैं? उन दवाओं को शामिल किया जाता है इसमें जो दोनों प्रकार के परजीवियों को में काम आती है, चाहे अंत परजीवी का नाश करना हो चाहे बाह्यम परजीवी, जैसे आवरमेक्टिन और डोरामेक्टिन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पशुओं को परजीवियों के संक्रमण से बचाने हेतु समय समय पर प्रत्येक 3 महीने में डीवर्मिंग करानी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो कीटनाशक दवाएं होती है का यूज लेना चाहिए। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू मित्र।